तो हम लोग बिहार बोर्ड के जो है 2024 का जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोशल साइंस के लिए हम लेकर आ गए हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग सोशल साइंस को रटेंगे नहीं, क्योंकि रटा हुआ क्वेश्चन जो है लिखने में बिहार बोर्ड में समस्या होती है। रट के हम एग्जाम देंगे तो मेरा रिजल्ट खराब हो सकता है, इसलिए ना रटे। उसके लिए हमने यूट्यूब पर जो है अपना अररिया जिला में पहला क्लास ऐसा है जो कि हम मैराथन दे रहे हैं। और ना जाने कोई भी यूट्यूब वाला भी देते होंगे, उसके लिए हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपना आइडियल कोचिंग सेंटर के लिए जो है जितने भी छात्र छात्रा और जो भी हमारा यूट्यूब वीडियो देखेंगे और मैराथन क्लास से ये सब क्वेश्चन को अपनी भाषा में लिखेंगे, ना कि किताब को छपे छपाए लिखेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पहले बताने से पहले सोशल साइंस के लिए एक टिप्स है। हिस्ट्री ज्योग्राफी व्यवस्था रात परो दिन सफा। इसका कहने का तात्पर्य है हिस्ट्री ज्योग्राफी कितना हम पढ़ लेंगे तो क्या होगा, सुबह तक हम भूल जाएंगे। इसलिए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि टीचर का कहानी सुन करके उसको हम लिखने से क्या होता है, बिहार बोर्ड में अधिकतर नंबर आता है। और कहानी सुना हुआ चीज जो है क्या कहते हैं, पहले के जमाने में क्या होता, दादी की कोई कहानी सुनाता था तो हमें याद हो जाती थी, और वो अभी हम लोग बचपन से लेकर जवानी तक नहीं बोलते हैं। अभी के ठीक उसी प्रकार अभी यदि हम कहानी आपको बता देंगे, ये आपका दिमाग से नहीं निकलेगा। और मॉर्निंग आवर में यदि कोई क्लास चलती है तो बच्चा का दिमाग जो है सादा कागज जैसे होता है, क्वेश्चन समझने में समस्या नहीं होता और एक्टेच होने लगता है। तो चलेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। भूकंप क्या है, इससे क्या हानि है। हम पहले यदि भूकंप जान जाएंगे तो हमें हानि से कोई हानि क्या है बाद में जान लेंगे। पहले जानेंगे भूकंप कहते किसको है। भू मैंने भूमि, कंपन करना, पृथ्वी का अचानक हिलना ही भूकंप कहलाता है। तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। और इससे क्या हानियां होती है, जब भूकंप आएगा तो बड़े बड़े बिल्डिंग तो गिरबे करेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग गिरेंगे, घर बड़े बड़े खंभा गिरेंगे। इससे क्या होगा, जान माल की क्षति भी होंगे जिसका घर में है। इसके बाद क्या कहते हैं कि बड़े बड़े बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएंगे, और इससे क्या हो जाएगा कि आदमी कई मतलब जो है मर हट जाते हैं। इसलिए जो है भूकंप जो है क्या है हमारे लिए क्या है, सबसे हानिकारक है। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। मुद्रा क्या है। मुद्रा धातु बने एक ठोस सिक्का समझा जाता है। जिस चीज पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रा एक ठोस भी होता है, एक कागज का भी होता है। तो मुद्रा जो है जिस चीज पर सरकारी चिन्ह या मुहर लगाया जाता है उसे मुद्रा कहते हैं। तो हम लोग मुद्रा जान गए हैं। अब आगे चलेंगे साख की ओर। साख पहले जाने से पहले साख का अर्थ क्या होता है ये जान लेंगे। साख का अर्थ होता है विश्वास। साख का अर्थ क्या होता है, विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति में जितना विश्वास, साख का अर्थ होता है भरोसा या विश्वास। जिस व्यक्ति में जितना भरोसा या विश्वास किया जाता है उसे हम साख कहते हैं। साख जो है अक्सर जो है हमारे बैंक से रिलेटेड है। और देखिएगा जिस व्यक्ति जितना साख होता है उसको जो है क्या कहते हैं, बैंक उस हिसाब से लोन देती है। तो साख जो है अभी एक विद्यार्थी के साथ साथ एक अच्छे किसान या अच्छे व्यक्ति को अंदर में भी साख की जरूरत है। साख हमारे लिए एक डेवलपमेंट का राह दिखाता है। साख का अर्थ क्या होता है, भरोसा या विश्वास। और भरोसा या विश्वास आपके साथ है तब किसी काम को भली भांति कर सकता है और आपको बैंक लोन भी दे सकती है। ये आपका साख ही खराब है तो फिर डेवलप तो दूर की बात है, अनडेवलप हो जाइएगा। चलेंगे हम लोग सुनामी। सुनामी ये जापानी शब्द से है। सुनामी का अर्थ होता है लहर। सुनामी कहते किसको है, ये उत्पन्न कैसे होती है हम जानेंगे। तो फिर समुद्र के तल में जो कंपन उठती है लाखों मीटर तक ऊंचे चली जाती है, इसके बाद जो गिरती है उसे हम सुनामी कहते हैं। सुनामी का अर्थ क्या होता है, लहर होता है। और सुनामी क्या होती है, विनाशकारी होती है। और इतना ये खतरनाक होता है, इसका वेलोसिटी हाई होता है। और कीड़े मकोड़े तो वहां मर ही जाते हैं, और जितने भी जल में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं वह सब मर जाते हैं। और ये सबसे हाई विनाशकारी हमारा सुनामी होता है। तो सुनामी समुद्र के तल में उठते हैं और ये लाखों मीटर ऊंचे रहते हैं। और सबसे विनाशकारी पूछेगा एग्जाम में, सबसे विनाशकारी कौन सी होता है, सुनामी, ना कि भूकंप। तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। सुनामी समुद्र के तल में उठती है और इसका तरंगे जो है ना हाई वेलोसिटी के अनुकूल चलती है। चलेंगे हम लोग सागर सम्राट। सागर माने तो समुद्र होता है, सब जानते होंगे। सम्राट का हम लोग तो सम्राट राजा जानते हैं, लेकिन सागर सम्राट है क्या। सागर सम्राट एक जलयान है। जलयान माने जल में चलने वाली गाड़ी या कोई गाड़ी। सागर सम्राट एक जलयान है जो समुद्र के अंदर तेल खोदने का कार्य करता है। क्या करता है, तेल के कुएं खोदने का कार्य करता है। उसे क्या कहेंगे, सागर सम्राट। फिर से सुन लेंगे हम लोग। सागर सम्राट एक जलयान है जो समुद्र के अंदर तेल खोदने, समुद्र के अंदर कुएं के अंदर तेल खोदने का कार्य करता है। उसे क्या कहेंगे, सागर सम्राट कहेंगे। और सागर सम्राट हम लोग जान चुके हैं। अब नेक्स्ट अगला चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में। सहकारिता सब क्या समझते हैं।
सहकारिता का शाब्दिक अर्थ होता है मिलजुल कर कार्य करना। एक से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलजुल कार्य किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? सहकारिता। सहकारिता माने स्व माने साथ। तो हम लोग सहकारिता जान गए हैं, अब आगे बढ़ेंगे। बाढ़ कैसे आती है? ये सब बात तो कॉमन बात है। बाढ़ कैसे आती है? आप लोग देखे होंगे 2024 में 3 दिन या 4 दिन ऐसा बारिश आया तो हमारा अररिया जिला भी कैसा हो गया? तबाह हो गया। कई स्कूल हमारा क्या हो गया? दबस गया। अभी भी हम लोग पीड़ित में है। तो अररिया जिला ही नहीं, आप जाकर देखिए बराज नेपाल का, वो हमारा क्या कहते हैं 600 मेगावाट से हाई पानी छोड़ गया, अभी 400 मेगावाट से वेलोसिटी से कम हुआ है, तो 2 मेगासिटी घटा है। तो बाढ़ हमारा क्या, पहले हम जानेंगे। बाढ़ ये बच्चे अपनी भाषा में व्यक्त करेंगे। बाढ़ जब कई दिन में बारिश होती है, जैसे अभी हम लोग देखे 2024 में कई दिनों से जब बारिश हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ? नदी तालाब भरने से पहले हमारा क्या हुआ? पूरा एकदम जलमग्न हो गया। क्या हो गया? जब बाढ़ आती है तो नदी तालाब क्या हो जाती है? उफान हो जाती है। उफान भाषा जो है हमारी किताबी है, उफान हो जाती है और धीरे धीरे जल स्तर पानी नदी का क्या होता है? बाहर जाने लगती है। और वो जो जाने लगती है तो उसको हम लोग उफान बोलते हैं। उफान माने क्या होता है? बाहर होना। तो जब कई दिनों से बारिश होती है, नदी तालाब भर जाती है, उससे धीरे धीरे पानी बाहर निकल जाती है, उस स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे? बाढ़ कहेंगे। और बाढ़ पूछ देगा एग्जाम में, बाढ़ कैसी आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भूकंप ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। तो बाढ़ कैसे आती हो जान गए। अब जो है सबसे भयंकर बाढ़ जब आई थी 2008 में आई थी। कितने में? 2008 में आई थी। और उस समय जो है हम तो 8 क्लास में 8 में ही थे। तो उसमें जो है हमारा कई क्षेत्र देखने को मिला, कई जिला भी देखने को मिला, इससे भी हाई बाढ़ था, पूरा जलमग्न हो गए थे। तो हम लोग आगे नेक्स्ट चलेंगे। आप जानेंगे हम लोग बिहार की कृषि की समस्या। ये तो आपको कृषि से रिलेटेड है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको, आप जो भी सीनियर बच्चा देख रहे होंगे तो वो तो सब समझ जाएंगे कि बिहार की कृषि की समस्या। तो बिहार में कृषि कहते किसको है? जो किसान कर खेती करता है, अपना जीवन यापन करता है, कृषि कहते हैं। जो खेत खलियान से अपना बच्चे को भरण पोषण करता है। अब कृषि समस्या का मतलब क्या? कृषि की समस्या क्या है? कृषि की सबसे बड़ी समस्या आर्थिक समस्या है, सिंचाई का अभाव। सबसे बड़ा समस्या उसका किसान है क्या है? समय समय पर जो उर्वरक यानी कि खाद का टाइम पर नहीं मिलना। किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सिंचाई का अभाव। इसके बाद समय समय पर खाद का अभाव। इसके बाद जो है जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक उसी प्रकार हर तरह का जो है समस्याओं को किसान को जो है समय समय पर जो अपना जो है फसल उत्पादन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कृषि की समस्या, पहला समस्या जान गए कि सिंचाई का भाव। इसके बाद दूसरा के खाद का समय समय पर उपयोग नहीं, समय पर नहीं उपयोग करना, समय देना। तीसरा पॉइंट हो गया हम लोग को किसान की सबसे बड़ी समस्या है कि आर्थिक स्थिति इतना कमजोर है कि वह अपना मतलब जो है कि खेती चलाने के लिए अपना जो भी पेरेंट्स या पतिदेव होते हैं उसको बाहर खटना पड़ता है, तब वो अपना कृषि का मतलब समस्या हो जाए। यानी कि अभी के किसान वो खेत जोत कर या खेती करके जो है अपने बच्चे को IAS APS या कोई पदाधिकारी नहीं बना सकता है। तो किसान सबसे बड़ी अभी समस्या में यदि फंसा हुआ है तो किसान है। अभी सारा चीज किसान को 80% लोग, आप जानते हैं 80% हमारा किसान कृषि पर निर्भर है। 90% लोग तो हमारे बिहार में रहते हैं। तो 80% लोग जब किसान पर निर्भर है तो सोचिए कितना प्रतिशत आपका जो है कि अभी सरकारी कार्य में कार्यरत है। तो किसान की सबसे बड़ी समस्या, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है ठीक उसी प्रकार जो है जल का, सिंचाई का भाव, खाद समय समय पर खाद का समस्या, अनेक प्रकार आर्थिक स्थिति की समस्या। इसके बाद कई समस्या हमारे जो है बिहार को जो है डेवलप होने से उसको क्या करता है? अड़चन लगा दी, यानी कि रोक लगे हुए हैं। तो कई समस्या हम लोग जान चुके हैं। कोयला के विभिन्न प्रकार आप लोग पढ़े होंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। फिर से हम लोग सुन लेते हैं। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। आगे बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन क्या है? चिपको से तात्पर्य होता है चिपक जाना, यानी कि उससे लिपट जाना। आंदोलन मैंने तो आप जानिए रहेंगे। इस चिपको आंदोलन के पिता सबसे पहले हम जान लेंगे कौन है? सुंदरलाल बहुगुण है। चिपको आंदोलन पिता कौन है? सुंदरलाल बहुगुण। उन्होंने उत्तरी गढ़वाला क्षेत्र में 1972 में 1972 में जो है ये क्या कहते हैं जनजाति के लिए चलाया गया आंदोलन था। जनजाति जो है वहां के अनपढ़ थे और वहां का ठेकेदार जो है पेड़ पौधे को रक्षा करने के लिए एक ठेकेदार को दिया गया था। और ठेकेदार क्या किया, अपना लापरवाही बरतने के कारण वहां के जो है क्या कहते हैं किसान मतलब जो अनुसूचित जनजाति थे पेड़ पौधे को काटने लगे
और पेड़ पौधे काटने के से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुण ने जो आंदोलन चलाया, महिलाओं को जागरूक किया कि यदि पेड़ पौधे कटता है तो उससे आप जाकर अगोच हो जाइए। अगोच मतलब पकड़ लीजिए, उससे क्या होगा कि पेड़ पौधे हमारा क्या हो जाएंगे, संरक्षित हो जाएंगे। और सुंदरलाल बहुगुण जैसे ही महिला को अगोच किया तो सारा जितने भी पुरुष लोग दारू पी आते थे, उस जो है जब पत्नी उसका जो है जलावन के लिए मांगता था तो जाकर गाछे काटना स्टार्ट कर दिया था। इस तरह से महिलाओं को क्या किया कि सब सिखाया उसको। इसके बाद जैसे ही पेड़ पौधे काटने के लिए जाता था तो महिला उसको पकड़ लेता था भरपाजा, और वह भरपाजा पकड़ना ही चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। हम सटीक परिभाषा हम बता दें, चिपको आंदोलन तात्पर्य है पेड़ पौधे को बचाना, पेड़ पौधे को बचाना। और उत्तरी गढ़वाला में क्षेत्रों में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है चला गया आंदोलन था, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। पेड़ पौधे के बचाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे चिपको आंदोलन कहेंगे। और चिपको आंदोलन के पिता कौन है, सुंदरलाल बहुगुण है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 10 लुप्त होने वाले पक्षियों का नाम। लुप्त मैंने क्या होता है, जो समाप्त हो गया है। आप लोग देख रहे हैं लुप्त क्यों हो रहा है, कोई पशु पक्षी क्यों लुप्त होगा। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मेन समस्या जनसंख्या बढ़ना। जिस तरह जनसंख्या बढ़ रहा है ठीक उसी प्रकार पशु पक्षी जीव जंतु हमारा दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, लुप्त हो रहे हैं। आपको मालूम होगा कि चिड़ियाघर क्यों बना गया है। जो पशु यहाँ से लुप्त हो गए, कुछ यहाँ से सेटल हो गए वहां जाकर के, कुछ जीवधारियों को पकड़ के उसको वहां जमा किया जाता है। तो अभी 10 लुप्त होने वाले पक्षियों का नाम पहला जान लेंगे, दरिया घोड़ा, बारहसिंगी हरिण, इसके बाद क्या कहते हैं कि लाल पंडा, मगरमच्छ, अनेक जो हमारे सफेद भालू, ये सब क्या है अभी खोजिए नहीं मिलेगा आपको, ये सब विलुप्त हो गए दिन प्रतिदिन। ये जहां उसका मतलब चिड़ियाघर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो जो अपना पार्क है मतलब उसका रहने का घर स्थान है वहां मिलेगा। 10 लुप्त होने वाला पक्षी का नाम हम लोग इस प्रकार जानेंगे। आप वन के पर्यावरणीय महत्व, अब वन के बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अपनी भाषा को तुरंत यूज कर लेना है। वन है तो हम है, वन नहीं तो हम नहीं। वन के बिना हमारा जीवन की कल्पना करना हमारा गलत है। तो वन हमारे लिए धरोहर है। वन जो है पर्यावरणीय महत्व, तो वन और पर्यावरण महत्व में क्या अंतर। वन में जहां है वहां हम लोग हैं, वन से ही हम लोग शुद्ध वायु लेते हैं। अब वन नहीं रहेंगे तो हमें पेड़ पौधे यदि हमें नहीं रहेंगे, हमें शुद्ध वायु पर्यावरण से ही प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कहां से लेते हैं, हम अपने पर्यावरण से ही लेते हैं। और ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लोग पेड़ पौधे से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही छोड़ते हैं वो कौन लेता है, पेड़ पौधे लेते हैं। तो वन हमारे लिए पर्यावरण के लिए काफी महत्व है। तो वन के बिना जो है हम अपना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वन हमारी धरोहर है। वन जो है आज जो है आच्छादित हमारे लिए है। आज जो है जिस तरह जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार जो है वनों की कटाई हो रहा है। लेकिन हमें जागरूक करना होगा। वन जन जीवन हरियाली के लिए जो है भारत सरकार भी इसके लिए जो क्या है चलाया गया 2019 में आंदोलन चलाया गया। वन है तो हमें वन को बचाना, जन जीवन हरियाली हमारे लिए अति आवश्यक है। क्योंकि आप देखे होंगे कोरोना वायरस जब आया था तो सबसे बड़ी यदि समस्या हुआ था तो कोरोना वायरस में तो ऑक्सीजन का सिलेंडर का नाम सुने होंगे कि ऑक्सीजन का भाव हुआ था, या सुने होंगे। तो हमारे अररिया जिला ऐसा था कि पेड़ पौधे या कुछ ऐसा जिला है जहाँ पेड़ पौधे आच्छादित है, वहां ऑक्सीजन का भाव नहीं हुआ है। और जहां नहीं है पेड़ पौधे की समस्या, मतलब पेड़ पौधे नहीं है गाछ उस ढंग का, वहां आपको सुने होंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे नाम सुनते होंगे आप लोग। तो पर्यावरण को हम लोग को स्वच्छ रखना है, पर्यावरण के महत्व को समझना है। किसी के बच्चे यदि घर में जन्म लेते हैं उसके शुभ अवसर पर जो है एक पौधे भी लगाना जरूरी है। क्योंकि वन के बिना हमारा जीवन की कल्पना हो नहीं सकता है। इसलिए हमें अपना मतलब जो भी यूट्यूब को ये बच्चे सुन रहे हैं तो अपने वन को जो है महत्व को समझे। वनों को काटना नहीं चाहिए, वन को लगाना चाहिए और उसको धरोहर बनाना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे। वन के महत्व अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, आगे चलेंगे। वन विनाश के क्या कारण है, आधा पॉइंट इसका लिख लीजिएगा। फिर अब क्या लिखिएगा, वन विनाश के क्या कारण है, अपने शब्दों में लिखे। वन विनाश क्यों हो रहा है, आप इसमें सुने होंगे कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रहा है ठीक उसी प्रकार वनों की कटाई हो रहा है। रहने के लिए भूमि बनाना रहने के लिए सबसे बड़ा हम लोग को घर नहीं है। रहने के लिए भूमि काट के गाछ को काट के हम लोग रहने के लिए और फसल करने के लिए जो है फसल लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना वनों को कटाई करते जा रहे हैं। आज वन कटाई जो हो रहा है उसका मेन समस्या जनसंख्या वृद्धि होना। जनसंख्या जिस तरह से वृद्धि हो रहा है ठीक उसी प्रकार जो वनों को कटाई कर हो रहा है और वन हमारा क्या हो रहा है, हरास हो रही है। सबसे बड़ी हमारा समस्या, आधा पॉइंट इसका इसमें लिख करके वन विनाश के कारण लिख देना। आप वाले जानेंगे जल संकट क्या है। संकट मैंने क्या, तो परेशानी है ना संकट। तो बोलिएगा इसका शॉर्ट, स्वीडन के फलाकान के अनुसार
स्वीडन के फलाकन के अनुसार जल का दोहन या जल का दुरुपयोग करना जल संकट कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, स्वीडन के फलाकन के अनुसार जल का दुरुपयोग करना जल संकट कहलाता है। तो आगे बढ़ेंगे। अब जल संसाधन का उपयोग, अब जल का उपयोग दैनिक जीवन में आप अपना लिख सकते हैं। जल संसाधन मैंने आपको पहले भी बता दिए, एक जान लेते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। जल संसाधन क्या है? जल संसाधन क्या है? जल संसाधन क्या है? संसाधन यदि आया तो इसको भी ले लेते हैं, क्या है संसाधन क्या है? तो पहले हम जान लेंगे जल का उपयोग। जल से जीवनम, वाटर इज लाइफ। इंग्लिश में कहावत है जल से, संस्कृत में कहावत जल से जीवनम, इंग्लिश में वाटर इज लाइफ। जल ही जीवन है। जल के बिना हम लोग के शरीर में भी देखते होंगे, जल का अभाव होता है तो हम लोग क्या होता है, माथा में चक्कर, अनेक प्रकार की समस्या लेते। जल है तो हम है, जल के बिना हम जीवन कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा गया जल से जीवन वाटर। जल का उपयोग हम दैनिक जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक करते ही रहते हैं। तो आज कहीं किसी का भोज होता है तो वहां जल का उपयोग, सिंचाई करना है तो जल का उपयोग, किसी मवेशी को धोना है तो जल का उपयोग, पोखर में मछली पालन करना है तो जल, पानी घट गया है पोखर में तो पानी। तो जल हमारे दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक में हमारे दिनचर्या में जो उपयोग होता है तो जल का हम उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि कपड़ा धोने में, स्नान करने में, अनेक प्रकार की। तो आप जल का जो उपयोग, जल संसाधन के उपयोग, अब अपने भाषा में जल का उपयोग लिख दीजिएगा। आप क्या करते हैं जल के साथ, आप अपने भाषा में यूज कर सकते हैं। अब आगे चलेंगे। समुच कृषि। समुच मैंने क्या होता है आप सुन लीजिए, ये पहाड़ी क्षेत्र को बात है, पहाड़ी क्षेत्रों की बात है। बोलेगे पहाड़ी क्षेत्रों में जोत कोड़ कर जो कृषि की जाती है उसे क्या कहेंगे? समुच कृषि। फिर सुन लीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जोत कोड़ करके जो खेती की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा जोत कोड़ कर जो खेती की जाती है उसे समुच कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन जानेंगे, मृदा किसे? ये क्वेश्चन बच्चा सब बोले थे मृदा को, वो मुद्रा कर दिया था, ठीक है। आज हम फिर मृदा के बारे में जान लेंगे। देखिए हम लोग जहां रहते हैं उससे हम क्या धरती बोलते हैं, धरती की सबसे ऊपरी परत को मृदा बोलते हैं। इतना ही क्वेश्चन था आपको जाना। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे? मृदा। मृदा दो ही प्रकार का होता है, कौन कौन? खादर और बंगर, आप पढ़े होंगे। तो मृदा सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे? सबसे ऊपरी और पतली परत को क्या कहेंगे? मृदा। फिर सुन लीजिए, सबसे ऊपरी और पतली परत को मृदा कहेंगे। अब जानेंगे संसाधन। आप संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कौन कहा है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सब संसाधन होते नहीं बनते हैं, कौन कहा है? जिम्मरमैन कहा है। कौन कहा है? जिम्मरमैन। तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले जितने भी वस्तु है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले जितने वस्तु से क्या कहेंगे? संसाधन। क्या कहेंगे? संसाधन। ठीक है, इतना ही करके मैं अपना को समाप्त करता हूं। जय हिंद।